वेलकम क्लास, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों का इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के अंदर ये लेक्चर नंबर 12 है एंड हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है। तो थैंक यू कि आप फर्स्ट से 12th लेक्चर तक आप लोग आए और आपने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया। जो पुराने लेक्चर्स हैं, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ऊपर आई बटन में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इट शेल अपॉइंट डिलिमिशन कमीशन, इसका मतलब है ये लिमिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन, मतलब स्टेट बाय स्टेट के आपका ये दायरा है, आप इस स्टेट में ये कॉन्स्टिट्यूंसीज को फॉलो कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आप फॉलो कर सकते। जैसे यूपी में आपको इतनी ही सुविधाएं हैं, इतनी ही छूट है, या अगर हरियाणा में देखा जाए, दिल्ली की तरफ देखा जाए, या अगर साउथ रीजन में जाएं, ठीक है, हर स्टेट बाय स्टेट, बंगाल साइड जाएं। इट शेल सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिलिमिशन कमीशन, सुपरवाइज करते हैं ये वर्क को। इलेक्शन कमीशन शेल गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल और स्टेट पार्टीज, और ये सिंबल प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी का सिंबल देंगे, बीजेपी का सिंबल दे रखा है। इट शेल मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स को भी मॉनिटर करते हैं। इट शेल इम्पोज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन पार्टीज, अगर कुछ गलत होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। आर्टिकल 326, इलेक्शन शेल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज को फॉलो करेंगे, दैट इज के 18 ईयर से बिलो की एज में नहीं आना चाहिए बंदा। और अगर और जो रीजंस है जो अगर जिसके कारण डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो है अगर क्रिमिनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, रेजिडेंशियल एरियाज में इन्वॉल्व है, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, अनसाउंड माइंड मतलब अगर बीमार पड़ा हुआ है। इफ एनी वायलेट्स दीज रूल्स देन ही शैल बी डिबार्ड फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए डिबार्ड किया जाएगा उनको, और वो वोटिंग राइट्स खो देंगे अपने, जैसे बाल ठाकरे और लालू यादव के केस में हुआ था। आर्टिकल 327 ये कहता है पार्लियामेंट शैल रेगुलेट इलेक्शंस बाय लॉ एज, ये रेगुलेट करेंगे इलेक्शंस को लॉ के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 के थ्रू। आर्टिकल 329 ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट शेल बी फाइल्ड ऑन इलेक्शन पिटीशन इफ द डिस्प्यूट परटेन्स टू इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट, कि जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट हैं उनको फाइल किया जाना है इलेक्शन पिटीशन के थ्रू। और अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट्स है अगर इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में डील किया जाएगा। एमपी एमएलए के रिलेटेड डिस्प्यूट जो होंगे वो हाई कोर्ट में डील किए जाएंगे। चलो नेशनल पार्टी पर अब हम आते हैं। अ पार्टी विच हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ वैल्यू वोट्स इन एनी लोकसभा इलेक्शन, अगर किसी पार्टी ने 6% ऑफ वैलिड वोट्स होल्ड किया किसी लोकसभा इलेक्शन के अंदर या असेंबली इलेक्शन इन दैट स्टेट, एंड in at least 4 such states, plus the party should have secured at least 4 लोकसभा सीट्स, मतलब 6% या तो वैलिड वोट हो लोकसभा में या असेंबली इलेक्शन में होने चाहिए स्टेट के अंदर, और साथ ही साथ एटलीस्ट 4 सच स्टेट्स में होने चाहिए, प्लस पार्टी शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स। ये जहाँ पर भी प्लस एंड है उसमें एडिशन है, और में या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, या और 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट, 3 स्टेट से कम में, 3 स्टेट मिनिमम से मिनिमम 2% टोटल सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में। प्रेजेंटली देयर आर 6 नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, एनएलपी, सीपीआई, सीपीआईएम एंड बीएसपी, ठीक है, ये 6 नेशनल पार्टीज हैं। स्टेट पार्टी होने के लिए क्या होगा, अ पार्टी विच हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन एनी लोकसभा or assembly election in state, plus party should have secured at least 2 seats in assembly of the states, or the party should have secured at least 3% of total number of seats in assembly of that state। मतलब क्या है कि या तो 6% वैलिड वोट जीते हों उन्होंने लोकसभा के अंदर, या असेंबली इलेक्शन इन स्टेट प्लस पार्टी शुड हैव सिक्योर्ड असेंबली इलेक्शन स्टेट्स में, और साथ ही साथ एटलीस्ट 2 सीट्स सिक्योर करी हो पार्टी के अंदर उन स्टेट्स के अंदर, या पार्टी के पास हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स को, 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स को सिक्योर किया असेंबली स्टेट ऑफ दैट स्टेट के अंदर, ठीक है। दस इट्स नॉट परमानेंट, जो हम लोगों की जो है ये परमानेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन में विड्रॉ एनी टाइम, ठीक है, जो स्टेटस होता है ये परमानेंट नहीं है और इसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, अब हम लोग जब हमने बात करी थी शुरू में, शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किसी पार्लियामेंट के अंदर शेड्यूल, लोकसभा, राज्यसभा, जितना भी कुछ था ये हम लोगों का, उसके अंदर ये सब मैंने शुरू में बात बताई थी। तो 12 शेड्यूल्स थे, उन शेड्यूल्स को आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। मैं मेन शेड्यूल के ऊपर बात करूँगा,
जो 7th शेड्यूल था, ये मैंने शुरू में क्लासेस में बताया था 7th शेड्यूल कि इस यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, और मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ये इसमें टेबुलेटेड फॉर्म में है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है, डिफेंस, आर्म फोर्स, जो यूनियन सेंटर की, जो सेंटर डील करेगा जिन चीज़ों से, डिफेंस को डील करेगा, आर्म फोर्सेज, रेलवे, पोस्टल सर्विस, एटॉमिक एनर्जी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिटीजनशिप, स्टॉक मार्केट। स्टेट लिस्ट में क्या, पुलिस जिस स्टेट की होगी, लॉ एंड ऑर्डर उस स्टेट का, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लैंड रेवेन्यू, पब्लिक वेल्थ एंड सैनिटेशन, टैक्सेस ऑन लॉटरीज एंड गैमलिंग। और कॉन्करेंट जब दोनों स्टेट एंड यूनियन बोथ डील करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एजुकेशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, IPC, CRPC, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, established under protection of human rights in 1993 statutory bodies. It comprises of chairman who shall be retired, CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, and 4 members who may be retired, जो रिटायर्ड है और या सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। Shall be appointed by the president on the recommendation of committee headed by prime minister with members. ये अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा, रिकमेंडेशन बाय हेडेड जो प्राइम मिनिस्टर दिए जाएंगे, विद मेंबर, स्पीकर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका जो टेन्योर होता है 5 years और 70 years ऑफ एज, विच एवर जो अर्लियर आ जाए। ही में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ इम्पीचमेंट नहीं लगेगा, बस इंक्वायरी होगी और हो जाएगा। करंट चेयरमैन जो है हम लोगों के वो है अचल दत्तू। नोट, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक NGO है जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। फाउंडर इनके पीटर बेंसन है, वर्क्स ऑन ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर काम करते हैं। ऐसी UNHRC एक है जो UN ह्यूमन राइट्स को कमीशन है, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश 2006 के अंदर, जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। मेंबर 47 मेंबर है। चेयरमैन कोली कैक है। इंडिया रिसेंटली एडेड एज अ मेंबर फॉर 3 years, USA लेफ्ट कर चुका है इसको। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, created under CVC Act 2003 with the recommendation of शांतनाम कमेटी। शांतनाम कमेटी के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू ये क्रिएट किया गया था अंडर एक्ट 2003। इट comprises a central vigilance commissioner and not more than 2 vigilance commissioner appointed by the president। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 और विजिलेंस कमिश्नर होंगे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय PM विद मेंबर एज होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, टेन्योर इनका 4 years या 65 years ऑफ एज जो भी अर्लियर है। इनका जो फंक्शन रहेगा, टू कंडक्ट इंक्वायरी इन द केस ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। जहाँ भी करप्शन की डीलिंग होगी, करप्शन हो रहा होगा, पब्लिक सर्वेंट्स को इन्वॉल्व करके वहाँ पर इनका फंक्शन है, उनको चेक करते हैं, केसेस को डील करते हैं। प्रेजेंट CVC कौन है, शरद कुमार यहाँ के प्रेजेंट CVC है। अब हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। ये डील करता है स्टेट करप्शन इश्यूज के थ्रू एंड सेंट्रल करप्शन इश्यूज। जो लोकपाल है वो सेंट्रल करप्शन को और लोकायुक्ता वो स्टेट करप्शन इश्यूज को। देयर शैल बी 9 members इन लोकपाल कमेटी। एक चेयरमैन होते हैं और 8 members होते हैं। जो चेयरमैन है वो है PC घोष, और जो 8 members है उसमें 50% जजेज होते हैं और 50% नॉन जुडिशरी होती है, इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं UPSC, जिसका हम एग्जाम भी देते हैं। UPSC क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 के अंडर डिफाइंड है। दिस बिल कंप्राइजेज अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, एंड नॉट मोर देन 10 members अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर होता है 6 years और 65 years ऑफ एज, कुछ भी जो अर्लियर है। ही में बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बाद रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। नोट, आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर SC बताया गया है। 338A के अंदर ST के बारे में बताया गया है। 338B के अंदर जो कि न्यूली ऐड हुआ है, ये बैकवर्ड क्लासेस के बारे में डील करता है। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं प्लानिंग कमीशन क्या है एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, NDC। तो पहले हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या आता है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के अंदर। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न तो नहीं है एंड ना ही किसी एक्ट से बना है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये टू प्रिपेयर अ 5 year प्लान एंड सेट 1 year ग्रोथ टारगेट से डील करता है। इनके जो चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बेस्ड ऑन टॉप टू बॉटम लाइन। टॉप टू बॉटम लाइन मतलब ऊपर वाले पॉलिसीज बनाएंगे एंड नीचे वाले फॉलो करेंगे। ऊपर वाली टॉप मैनेजमेंट जितने भी मिनिस्टर है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो पॉलिसी बनाएंगे एंड नीचे के मिनिस्टर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑथराइज फॉर फंड एलोकेशन टू स्टेट्स। ठीक है, फंड एलोकेशन के लिए ऑथराइज होते हैं स्टेट्स के अंदर।
12th नंबर 5 ईयर प्लान थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को डील करता है ये, ठीक है। फास्टर मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ से डील करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में। ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। चेयरमैन भी इनके पीएम होते हैं। इनका एम क्या होता है? टू रिव्यू एक्सेस एंड मॉनिटर 5 ईयर प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिव्यू करना, एक्सेस कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं हर 5 साल के प्लान को टाइम टू टाइम। मेंबर्स जो होते हैं इनके सीएम ऑफ स्टेट्स होते हैं एंड सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और गवर्नर ऑफ यूटीज होते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है। एनडीसी हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बोथ ऑफ देम। मतलब प्लानिंग कमीशन और एनडीसी में से हायर डिसीजन बॉडी है वो एनडीसी है। एनडीसी नाउ रिप्लेस बाय गवर्निंग काउंसिल, ये गवर्निंग काउंसिल से रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। अब जो प्लानिंग कमीशन था उसको जब पहले कांग्रेस सरकार थी तभी ये होता था कि ऊपर वाले बनाते थे और नीचे वाले फॉलो करते थे। ऊपर वाले मौज करते थे और कुछ भी मतलब काम वाम इतना बढ़ता नहीं था, इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता था। इसलिए जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे मोदी, जब चीफ मिनिस्टर थे वो हमेशा यही बोलते थे कि आप लोग हम स्टेट्स को भी मतलब वैल्यू दीजिए ताकि हम लोग बता पाएँ। लेकिन क्या होता था, ऊपर की पार्टी जो सेंटर था वो डील करता था, कुछ भी प्लान बनाता था और इन स्टेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता था और इससे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। इसलिए जब मोदी सरकार पावर में आई थी तो उन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के अंडर कन्वर्ट कर दिया और ये 1 जनवरी 2015 को इम्प्लीमेंट हुआ था, क्योंकि मोदी सरकार 2014 में आई थी और 1 जनवरी 2015 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में बताता है। और इनके जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो पीएम प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव कुमार, ठीक है। एंड इन्होंने रिप्लेस किया था अरविंद पोंगरिया को, ठीक है। प्रेजेंट सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। सक्सीडेड, इन्होंने अमिताभ कांत ने किसको सक्सीड किया है? सिंधुश्री खुल्लर को। ये जो नीति आयोग है इन्होंने उल्टा चलाया कि बेस्ड ऑन बॉटम टू टॉप, ये टॉप टू बॉटम नहीं है, बॉटम टू टॉप लाइन को डील करता है। वो डील करता है टॉप टू बॉटम को डील करता है, ये बॉटम मतलब नीचे से देखो एंड ऊपर तक जाए। नीचे वाले बनाएंगे पॉलिसी, हर स्टेट पॉलिसी बनाएगी और वो ऊपर वालों को बताएगी ताकि इससे डेवलपमेंट हो छोटे से छोटे लेवल पर। मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट से डील करता है। 5 ईयर प्लान नाउ रिप्लेस बाय 15 ईयर विजन। जो पहले 5 साल का प्लान था उसको 15 ईयर के विजन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। नॉट ऑथराइज फॉर फंड एलोकेशन, ये फंड एलोकेशन से डील नहीं करता। नीति आयोग एक्ट लाइक थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, ये थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट की तरह डील करता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। नोट फर्स्ट ईयर, अब ये आप 5 साल के प्लान देख सकते हो, 3 प्लान आप मेनली याद रखो, बाकी वैसे 5 साल के प्लान आप गूगल पर चेक कर सकते हो। फर्स्ट ईयर प्लान जो आया था 1951 से 56 के अंदर, ये एग्रीकल्चर में फोकस होता था और बेस्ड ऑन हैरिड डोमर मॉडल पे बेस्ड है। सेकेंड ईयर प्लान 1956 से 61, ये हैवी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, फोकस था इसका, एंड बेस्ड था नेहरू महालबनी प्लान 3 स्टार स्टील प्लांट्स बनाने के लिए ऊपर, इसलिए 3 प्लांट्स बने थे ना, राउरकेला में स्टील प्लांट्स बने थे, बोकारो में और दुर्गापुर में। फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्या था, ये फोकस करता है पावर्टी एलिवेशन, कि पावर्टी को ख़त्म करना है। जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने नारा दिया था कि पावर्टी को ख़त्म करना है। ऑर्गेनाइजेशन जो पीएम हेड करते हैं, पीएम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नीति आयोग, सीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एनजीआरबीए, एनडीएमए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये पीएम द्वारा हेड की जाती हैं। इनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अंदर जो आई थी, एडेड शेड्यूल 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज लैंड रिफॉर्म्ड एक्ट। बस आपको याद रखनी है, क्या है, इतना ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। 35th, बहुत सारी अमेंडमेंट्स तो मैं वैसे ही लेक्चर्स के बीच में ही बता चुका हूँ। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम ज्वाइन किया इंडिया को। आर्टिकल 343, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 एडेड टू शेड्यूल 10th एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अ मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ he voluntarily resigned from his membership of his political party, yeah, if an independent joins any political party, yeah, if a member absent from voting or vote against the party in case of whip issued by the party। whip मतलब कड़ा आदेश, ठीक है, कि
या तो वॉलेंटरली रिजाइन कर दे अपनी पॉलिटिकल पार्टी से या इंडिपेंडेंटली ज्वाइन कर ले किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इफ अ मेंबर एब्सेंट हो जाए वोटिंग से एंड वोट अगेंस्ट द पार्टी इन केस ऑफ कटादेश बाय द issued by the party, this shall not apply on speaker merger of political parties। ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वोटिंग एज रिड्यूस टू 18 ईयर्स, 21 साल से 18 साल पर आ गई थी। लोक अदालत, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वॉज क्रिएटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1976 के अंदर आया था। इट कंप्राइजेज अ सिटिंग और रिट्रीवल जुडिशरी ऑफिसर ऑफ द स्टेट एज अ चेयरमैन with 2 members, usually a lawyer and a social worker। ये कंप्राइज करता है एक रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर को स्टेट के एज अ चेयरमैन विद टू अदर मेंबर्स जो कि होते हैं या तो लॉयर या सोशल वर्कर होंगे। ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज करवाना, कॉम्प्रोमाइज करवाना इन केस ऑफ एनी केस एंडिंग बिफोर द कोर्ट। कोई केस एंडिंग पे है कोर्ट के बिहाफ में। इन केस एट प्री लिटिगेशन स्टेट्स, इट कवर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस, दोनों केसेस को कवर करता है। द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज एंड नो अपील शैल लाई एनीवेयर। जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाउंडेड है और ये इसका अपील कहीं भी लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने फाइनली अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज को ख़त्म कर लिया एंड ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है। जो लोग भी वाइजैक एसएससी आरआरबी यूपीपीएससी, ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम से और जो भी अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में डील कर रहे हैं, तो ये पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है ये आपको बिल्कुल अच्छे से डील करेगा। आप ये सब पढ़ के जाएंगे बिल्कुल। और आज मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। फाइनली कंप्लीट हो गया, मैंने कहा था जब खत्म हो जाएगा मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, ताकि आप लोग जिनका मिस हो गया वो फिर नोट्स बना सकते हैं, जिन्होंने नहीं भी बनाए तो इससे ही पढ़ सकते हैं अगर आपको राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है तो। मेरा मोटिव था आप तक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पहुंचाना, इसलिए मैंने हर एक लाइन को बोला है। और हम लोगों का टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, जॉब सीकर नौकरी की तलाश के नाम पर। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इवन दो फेसबुक इंस्टा सारे लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। हम लोग जॉब नोटिफिकेशन से भी डील करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का जॉब सीकर फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एंड अब मैं सिर्फ जॉब नोटिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। पॉलिटी मेरा बनाने का मेन मकसद था कि हर इंसान तक ये बात पहुँचे कि हाँ, ये पॉलिटी के थ्रू हम लोग के हमारे जुडिशरीज कैसे काम करती है, हमारे नेता लोग कैसे काम करते हैं, हमारे खुद के क्या राइट्स हैं। तो मेरा मेन एम यही था। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल बनाने की भी मैंने कोई वो नहीं सोची। मेरा एम है कि लोगों तक जॉब नोटिफिकेशंस पहुँचे एंड वो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखूँ। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन आई डोंट वांट कि मेरी जो ऑडियंस है, आप जो लोग हैं वो निराश रहें। एटलीस्ट आप लोग एक फ्रूटफुल चीज़ लेकर जाएं इस चैनल के थ्रू। चलिए, थैंक यू। एंड कोई भी डाउट हो और आपको कुछ भी सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।